नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। नजर डालते हफ्ते के मुख्य हेडलाइंस पर। तेजस्वी ने कहा, हमारी सरकार बनी तो पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई, सिंचाई और कमाई का रहेगा मुद्दा। पवन खेरा ने कहा, एनडीए वाले सिर्फ कर रहे हैं टिप्पणी, विकास की नहीं करते बातें। भूपेंद्र यादव बोले, चिराग पासवान का नहीं है कोई विजन, खुद दिल्ली में 7 निश्चय नल योजना की करते थे तारीफ। और मुंगेर में नए डीएम और एसपी ने निकाला फ्लैग मार्च, बोले विधि व्यवस्था बनाए रखना होगी हमारी प्राथमिकता। अब खबरें विस्तार से। बिहार में दूसरे चरण में चुनाव के लिए सियासी घमासान चरम पे है। सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान में झोंक दी है। इसी बीच शुक्रवार को तेजस्वी ने पटना के पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश के राज में 60 से ज्यादा घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि सृजन घोटाला भी इसी दौरान हुई है। इन घोटालों के सच को छिपाने के लिए फाइलें भी जला दी गई है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार में कमाई, पढ़ाई, दवाई के लिए कुछ नहीं किया। अगर उनकी सरकार आई तो कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई के लिए सुनवाई की जाएगी। उन्होंने अपने रैली में सुरक्षा को लेकर इंतजाम आग जाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस बीच में मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है, लेकिन प्रशासन और आयोग को पूरा मामला देखना चाहिए। लोग हेलीकॉप्टर के नजदीक आ रहे हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। मोबाइल जी, जिस तरीके से आपके सभाओं में भीड़ हो रही है, सुरक्षा की कहीं ना कहीं कमी हो रही है और वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस पर तो प्रशासन को देखना पड़ेगा। और भीड़ तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये तो पुलिस का काम है कि किसको कितना क्या सुरक्षा देना है, इस पर आपको कोई टिप्पणी नहीं देना। आयोग को भी सर आपने चिट्ठी इसमें है कि हेलीकॉप्टर के एरिया में, हेलीपैड के एरिया में, मंच पर सारा इंतज़ाम जमा जो प्रशासन को लिख करके दिया जाता है। और कई बार इलेक्शन कमीशन को भी हमारे पार्टी के लोगों ने लिखा है, और एक बार नहीं कई बार जो है वो लिखने का काम किया गया है। लेकिन भीड़ जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पहुँच रही है। तो सुरक्षा के मामले में हमको ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना, तो प्रशासन भी नहीं। जिससे कि वीडियो वायरल हुआ था, उस वक्त हकीकत में हुआ क्या था जो आपने उस व्यक्ति को पीछे की तरफ? और आपने कल एक और वीडियो देखा होगा जहाँ लोग हेलीकॉप्टर के अंदर तक पहुँच गए थे सुरक्षा कारणों से, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी हादसा हो सकता है। हेलीकॉप्टर जो है वो गाड़ी नहीं है, कोई भी हादसा हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए उन हादसों को टालने के लिए ये सारी चीज़ें प्रक्रिया किया जाए। अब कहीं सुरक्षा नहीं है तो लोगों को समझाना बुझाना कई बार हम लोगों ने किया है। नहीं, ये पहला बिहार का ऐसा चुनाव है जिसमें मुद्दा कहीं ना कहीं भटकने नहीं दिया है आपने। सीधा मुद्दा जो है पाकिस्तान पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया है। ये मुद्दा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का। नीतीश कुमार जी ने न पढ़ाई की व्यवस्था की, न दवाई की व्यवस्था की, न सिंचाई की व्यवस्था की। कोई सुनवाई जो है और कार्रवाई नीतीश जी ने नहीं की। बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे बीजेपी की फायर प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजद, कांग्रेस, भाकपा माले महागठबंधन पर बिहार में दोबारा जंगल राज लाने को लेकर प्रयास करने का आरोप लगाया। कहा, इनकी मानसिकता साफ है, यह बिहार में फिर से जंगल राज लेने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अपने 15 साल के शासन में बिहार के युवाओं को अपनी पहचान छिपाने को मजबूर करने वाले फिर से रोजगार का झुंझुना दिखाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कश्मीर के आतंकवाद को खत्म करने के बाद देश में नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद पार्टी के बड़े नेता दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पूरे जोर शोर से उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की अपील चुनाव प्रचार किया जा रहा है। गुरुवार को बिहार के सीवान जिले में विधानसभा क्षेत्र के रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित किया। सीवान जिले के गोरैया काटी विधानसभा क्षेत्र के रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव आते ही इस दलों के घोषणा पत्र में रोजगार बांटने की होड़ मची है। उन्होंने लोगों को झूठे वादों में कि झांसे में न आकर क्षेत्र में विकास के लिए प्रत्याशी सत्यदेव प्रसाद सिंह को वोट देने की अपील की है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। इसके साथ ही सियासी पलटवार भी देखने को मिल रहा है। राजद सांसद मनोज झा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं और जनता के साथ मिलकर चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। यह सकारात्मक एजेंडा केंद्र और राज्य के मौजूदा सरकारों को बेचैन करने वाला है। साथ ही मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी की सुविधा की मांग को लेकर मैंने कहा कि चुनावी सभा के लिए चुनाव आयोग से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन हेलीपैड से को लेकर सभा स्थल के जाने की सुरक्षा नहीं मिली और न ही जिला प्रशासन ने इस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई की है। मनोज झा ने एक वीडियो दिखाया जिसमें तेजस्वी हेलीकॉप्टर तक भीड़ पहुंची हुई थी, मगर कोई पुलिस वाला लोग उन्हें रोकने तक नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन उनको रोक रहा है। पवन खेरा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षा में लापरवाही बरतना नीयत में खोट दिखाई दे रही है। गठबंधन है 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है, चीनी मिल और जूट मिल को वापस से शुरू करने की बात कर रहे हैं। नीतीश जी और मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? शून्य। आप अपना लेखा जोखा नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास नहीं है कुछ दिखाने को, मत दिखाइए, मत दीजिए। कम से कम आगे की तो बात कीजिए। ये नौजवान प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नौजवान बिहार में बसता है। ऐसे नौजवान प्रदेश को आप बार बार पुरानी बातें, क्या उनसे पुरानी बातें हैं? क्या है ये बातें? आगे की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? उनसे पूछो तो वो कहते हैं 70 साल, इनसे पूछो कहते हैं 15 साल। अरे अपनी बात करिए ना। एक पहला चुनाव मैं अपनी जिंदगी का देख रहा हूं और मैं धन्यवाद बिहार के नौजवान को भी देता हूं और बिहार के नौजवानों के प्रतिनिधि तेजस्वी यादव जी को भी देता हूं। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी देता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश में चुनाव में एजेंडा आप लोगों का सेट किया, आप लोगों की मदद से सेट किया और बड़ा पॉजिटिव एजेंडा है। कहीं भी इसमें कोई त्रुटि नहीं नजर आएगी और शायद इसीलिए घबराए होंगे, शायद इसीलिए यहां वहां भटकाने की कोशिश करते हैं। ये 3D पार्टियां हैं, डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट। आपका ध्यान बटाएंगे, हर तरीके से बटाएंगे, पूरे विश्व का भ्रमण कर लेंगे, लेकिन बिहार की बात नहीं करेंगे। तो ये बहुत गंभीर एक मसला है। इस पर आप सबकी माध्यम से हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। न केवल प्रशासन का, मुझे लगता नहीं कोई उम्मीद इनसे नहीं बची, आप लोगों को भी नहीं बची, हमें भी नहीं बची, लेकिन बिहार के एक एक व्यक्ति का कि देखिए ये इनकी असलियत है। बिहार के चुनावी समर में आज एक बार फिर कन्हैया कुमार की जोरदार एंट्री हुई। कन्हैया कुमार मोतिहारी चकिया की चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने पिपरा के भापका माले के उम्मीदवार राजमंगल प्रसाद कुशवाहा के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान लोगों की भीड़ काफी संख्या में जुट गई थी। कन्हैया कुमार को मंच पर पहुंचते ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मची हुई थी। उसके साथ ही दर्जनों लोग मंच पर चढ़ गए थे। भीड़ बढ़ने से मंच पर कुछ लोगों को वापस उतारा गया। आपको बता दें कि चुनाव में प्रचार में कन्हैया कुमार काफी दूरी बनाए हुए है, लेकिन जहाँ भी वो प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, जनता की अपार भीड़ कन्हैया कुमार को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। ये लड़ाई, ये चुनाव, ये आंदोलन सिर्फ महागठबंधन का नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में आमने सामने की लड़ाई है। एक तरफ बिहार की जनता खड़ी है, ये लड़ाई दो तरह के सोच के बीच में है। एक सोच वो है जो बिहार को 30 साल पीछे धकेलना चाहते हैं और एक सोच वो है जो बिहार को 30 साल आगे ले जाना चाहता है। ये लड़ाई दो धाराओं की लड़ाई है। एक तरफ हम लोग हैं कि हमारा सारा विमर्श जय जवान, जय किसान और जय संविधान के दायरे में घूम रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो दिन रात हिंदू और मुसलमान करते हैं। हम लोग सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग, सभी भाषा, सभी बोली पूरे बिहार के सम्मान में खड़े हैं। आप हमारे मंच को देखिए, इस मंच पर तमाम जाति और धर्म के लोग बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे मौजूदा MLC पार्थ साहब आदमी के बैठे हुए हैं तो यहाँ पर हमारे आदरणीय कांग्रेस कुशवाहा जी भी बैठे हुए हैं, यादव जी भी बैठे हुए हैं, सिंह जी भी बैठे हुए हैं। ये जो बगीचा है ये किसी एक रंग के फूल से नहीं, यही हिंदुस्तान है, यही भारत है, यही इसकी खासियत है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। इसके साथ ही सियासी पलटवार भी देखने को मिल रहा है। बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नल जल योजना में जो छापेमारी हुई है उन तथ्यों को जानकारी ली जा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिल्कुल पारदर्शिता शासन देने की पूरी कोशिश हुई है और पूरी पारदर्शिता से शासन चलाया गया था। वही चिराग पासवान के घोटाले वाले बयान पर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जिसके पास कोई विजन नहीं है उसके बारे में क्या बात करना। उन्होंने यह भी कहा है कि चिराग पासवान है जो दिल्ली के 7 निश्चय नल जल योजना की तारीफ किया करते थे। सारे तथ्यों की जानकारी ली जा रही है। सरकार बिहार में एक चीज के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नीतीश जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी शासन दिया है। सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को सरकार ने एक लक्ष्य में पूरी किया है। प्रशासनिक ईमानदारी, प्रशासनिक पारदर्शिता ये इस सरकार की विशेषता रही है और निश्चित रूप से पारदर्शिता के सारे मानदंडों का पालन किया। चिराग पासवान का कहना है कि सबसे बड़ा बिहार का घोटाला 7 निश्चय योजना ही है। वो तो कह ही रहे हैं, कहने के अलावा क्या है। उनके पास कोई विजन नहीं है। वो खुद इस 7 निश्चय के साथ थे। दिल्ली में तो उन्होंने फरवरी में इसके संबंध में समर्थन में भाषण दिया था। अब वो इस समर्थन के भाषण के बाद उनका क्या कहना है वो मायने नहीं रहता। मुंगेर गोलीकांड का मामला अब धीरे धीरे शांत होता हुआ दिख रहा है। पूरे शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हर राहगीर पर पुलिस की पैनी नजर है। संदिग्ध वाहनों पर पुलिस तलाश ले रही है। वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इसी बीच डीआईजी मनु महाराज ने शुक्रवार को कहा कि अब शहर में स्थिति सामान्य है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। साथ ही हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मनु महाराज ने कहा कि हम आगजनी करने वाले को पता लगाएंगे और कार्रवाई भी की जाएगी। वही हम आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को गोलीकांड में युवक की मौत पर मनु महाराज ने कहा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है जांच का विषय है। उन्होंने इस मामले में कुछ भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। सर अपील क्या होगा मुंगेर में जिस तरह से ये उग्र रूप ले लिया, अलग अलग थाने को जलाया जा रहा है। लोग देखिए, लोग शांतिपूर्वक रहें। हम पहले भी अपील कर चुके हैं, शांति से रहें। जो भी स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा रहा है। उपद्रवी तत्व जो है वो बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुंचाए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे। जांच होगी सब भी, कोई भी उपद्रवी तत्व ना आए और लोग उसको भीड़ का पार्ट ना बने। सर कितने थानों को? 2 थानों, 3-4 थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। उसका आंकलन अभी किया जा रहा है। सर कितने लोग घायल हुए इसमें? पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं सर? अभी हम आंकलन करेंगे कुछ भी। ठीक है सर। फिर उपद्रवी पर कोई कार्रवाई? सर उपद्रवी पर कोई कार्रवाई निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज भी आया है। सब लोग इस तरह के जो घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुंगेर का पदभार संभालते ही नई डीएम रचना पाटिल व नए एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने मुंगेर समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय में ज्वाइंट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की। डीएम रचना पाटिल ने कहा कि मुंगेर ऐतिहासिक जिला है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि विधि व्यवस्था शांतिपूर्ण बनाए रखते हुए विकास कार्यों को गति दी जाए और जो भी शहर की हालत है उसे काबू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि लोग अफवाहों से बचे और संयम रखें। इसके बाद मुंगेर के नए एसपी मानव सिंह ढिल्लों ने मीडिया कर्मी को बातचीत करते हुए कहा कि पहली प्राथमिकता होगी विधि व्यवस्था को फिर से बहाल करना तथा आम जन जीवन को फिर से पटरी पे लाना। मुजफ्फरपुर जिले के कुल 11 विधानसभा क्षेत्र के दूसरे और तीसरे चरण 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिलाधिकारी ने विभिन्न अधिकारियों के साथ एनसीसी कैंडिडेट्स, विभिन्न स्कूलों व छात्राओं के साथ समाहरणालय परिसर से लेकर करीब 5 किलोमीटर तक के शहर के विभिन्न संगठनों के साथ चलाया गया और सिकंदरपुर स्टेडियम में मतदान को लेकर शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक किया जा रहा है, जिसके माध्यम से मतदाताओं को एक संदेश दिया जा सके ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सके। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑफिस आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नरेगा जॉब कार्ड, लेबर मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट फोटो के साथ इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गया वोटर स्लिप। यह कार्यक्रम हम लोगों का प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी आज आयोजित हुआ है और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हम लोग सभी हमारे मतदाता जो जिले के हैं उनको मैसेज दिए हैं और उनको जागरूक किए हैं कि वो लोग 3 तारीख को और 7 तारीख को जो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है उसमें बड़ी संख्या में बाहर निकलें, अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें
मत का प्रयोग करना हम लोगों का अधिकार भी है और हम लोगों का कर्तव्य भी है, इसलिए मत का प्रयोग जरूर करें। ये संदेश हम लोगों ने सभी अपने जिले के मतदाताओं को दिया है इस वॉकाथन के माध्यम से। और हम सभी मतदाताओं को बता रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। उसके आलोक में प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी गई है। मतदान केंद्रों की संख्या हमारे जिले में 3200 से बढ़ाकर के 4694 कर दी गई है। तो और मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार मतदाताओं एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या कम होना, मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाया जाना और मतदान अवधि बढ़ाया जाना, ये इस कारण से मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं होगी। तो आराम से आएं, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान का प्रयोग करें, मास्क लगा करके बूथ। रोहतास जिले के डेहरी थाना अंतर्गत पानी टंकी मोहल्ले राजू चौधरी नामक युवक समूह बैंक से लोन लेने के कारण पति पत्नी की किस्ती भरने को लेकर पति पत्नी में आए दिन मारपीट होते रहते थे। वहीं 30 वर्षीय पूजा देवी ने ससुराल वालों के द्वारा मारपीट करके उसे खाने में जहर देने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पूजा देवी के पिता कृष्णा चौधरी ने बताया कि लगातार लोन भरने को लेकर ससुराल वाले एवं पति के द्वारा मारपीट की जा रही, तो इसके खाने में जहर को देकर इसको मार दिया गया। उनका कहना है कि मेरी पुत्री पूजा की हत्या किया गया, जिसको लेकर डेहरी थाना के 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। घटना हुआ, एक किस्त निकाला था, किस्त का सामान कमा रहा था, किस्त भर नहीं रहा था। बाहर गया तो वहाँ से कमा के आया तो वो भी किस्त नहीं भरा, सब पी खा के मतारी के दिया, भाई के दिया, सब अपने में उड़ा दिया पैसा। अब किस्त निकाला है तो सब लोग कमाने भाग जाता है। इसको लड़की के आन के सब औरत सब नोचता है कि हमको पैसा दो कहीं से। सबको हम 45,000 रुपया उस सबको हम दे दिया। रोने गिर कितना का किस्त निकाले थे? अरे 5-7 गो किस्त निकाला है, कहानी कितना का किस्त निकाला है, सब इसको कागज है। अच्छा, समूह बैंक से? हाँ। कहाँ की घटना है? पानी टंकी चौधरी मोहल्ला डेहरी में। क्या नाम है मृतक का? इनका मौत हुआ, क्या नाम है महिला का? पूजा देवी। उम्र कितना है? 31। क्या नाम पड़ेगा आपका? कृष्णा चौधरी। कौन लगते हैं आप उनके? पिताजी। लड़की के पिताजी जी। हम लोग पानी टंकी गए, खबर मिला एक आदमी पॉइजन खा के मर गया। आदमी है कि औरत है? औरत है। अच्छा। हम लोग गए, देखे, अपना लाश उठा के लाए थाना पर। गार्जियन लड़की के बाबूजी थे, अपने बयान दिए ऐसे ऐसा घटना है। हम लोग पोस्टमार्टम में लेके आए। क्या लग रहा है आपको देखने से? हम लोग देखने से क्या लग रहा है, पॉइजन है सब। तो पॉइजन है कि क्या है, आप मैंने किस तरह से घटना हुआ है, मतलब कि इन परिजनों का क्या कहना है इस पर? ये कह रहे हैं कि मारपीट के पॉइजन खिला दिया है, यानी हत्या का मामला है। हाँ। कौन थाना का मामला है? डेहरी टाउन थाना। क्या नाम पड़ेगा आपका? ललन सिंह। कौन है आप? चौकीदार। विश्व स्ट्रोक दिवस के मौके पर आज मेराज हॉस्पिटल की ओर से गायघाट पुल के नीचे स्ट्रोक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य सलाहकार सुप्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर जेड अहमद रहे। उन्होंने कहा कि देश के सबसे ज्यादा लोग दिमागी रोग से ग्रसित है। अगर उसे सही समय पर चिकित्सक से राय नहीं ली तो यह भयावह रोग हो सकता है, जिसमें लकवा, ब्रेन हेमरेज समेत कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। सही समय पर सही इलाज, थोड़ी सावधानी, थोड़ी एक्सरसाइज, ये आदत आपके जीवन में एक साथ खुशियां देंगी। विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पे जागरूकता पैदा करने के लिए एक छोटा सा कैंप रखा है। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्ट्रोक के सिम्टम, स्ट्रोक के लक्षण, स्ट्रोक के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इसी मकसद से हमने ये कैंप रखा। क्या इसका क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? देखिए कि स्ट्रोक आज एक कैटास्ट्रॉफिक इलनेस है जो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि स्ट्रोक को बचाया जा सकता है। स्ट्रोक के बीमारी के जिनको ग्रसित हुए हैं उनको ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, ट्रीटमेंट भी कराया जा सकता है और इससे रोका भी जा सकता है, उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। अगर लोग स्ट्रोक से अवेयर हो कि उनके सिम्टम आने पे क्या करें, तो उनको फ़ौरन अपने नज़दीकी अस्पताल जहाँ किसी की स्कैन की फैसिलिटी हो वहाँ पे एडमिट कराएं और ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट कर सकें, जिसकी वजह से चांसेस है कि परमानेंट डिसेबिलिटी या उनके लाइफ को जो खतरा है।
मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। गुरुवार की दोपहर बाइक सवार अपराधियों ने हथौड़ी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक स्थित एक कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गया, जिसके बाद लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए SKMCH में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार अपराधियों ने घटना में उस वक्त अंजाम दिया जब कपड़ा व्यवसायी संजय अपने दुकान के काउंटर पर बैठे हुए थे। उसी क्रम में एक बाइक सवार ने 2 नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद व्यवसायी की मौके पर मौत हो गई। दुकान में था, हम बरामदा में, दुकान के ऊपर बरामदा है, उसमें खड़े थे। 2 बाइक से आया, एक बाइक पर 2 लोग आया है, दुकान में घुसा है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे किस लिए घुसा है। हम बरामदे में थे, तब तक हल्ला हो गया, से गोली मार दिया, गोली मार दिया, गोली मार दिया। दौड़ते आए तब तक देखे एकदम लहू खून है पूरा। अब हम तो उसी जगह बेहोश हो गए, अभी भी हमको होश नहीं है, हम क्या जवाब दें। घटना के पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन है, उसका रीजन है जो हमारी दुश्मनी है। किससे है? कुछ लोग उससे दुश्मनी है, हम थोड़ा ठीक हो जाते हैं। फिर आप क्या चीज़ चल रहा था ये? विवाद वही चल रहा था से हमसे आगे कैसे बढ़ गए, हमसे आगे कैसे बढ़ गए, इससे गाँव के लोग है, वही लोग घटना को अंजाम दिया। हाँ, वही लोग घटना का अंजाम, एक घटना का अंजाम दिया है। उसका लगभग चेहरा हम पहचान में आया जी। एक आदमी नाम हम बताएंगे, कुछ स्वस्थ हो जाते हैं तो जी। जंगली सनी मेरा नाम है जी। डी जीवर सुधीर कुमार जी। नहीं थे वहाँ पे। क्या घटना वो पता चला है, मतलब 2 आदमी आया नकाब में, हेलमेट पहन कर, बाइक से आया था, गोली मारा फिर चला गया। हाँ, 2 की संख्या में? हाँ, 2 था। क्या करते थे? ये दुकान में बैठा हुआ था, दुकान है कपड़ा का। कहाँ पे दुकान? लक्ष्मी चौक पर, लक्ष्मी चौक नरमा के पास है, कपड़ा का दुकान। क्या नाम है इनका? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार कहाँ का रहने वाला है? देहजीवर का। क्या किसी से दुश्मनी वगैरह? ये तो नहीं पता। लूटपाट में बोलूँगा क्या? लूटपाट नहीं, ये पता नहीं, हम बाद में आए हैं, जब ये चले आए थे तब। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए मंगल तालाब स्थित रामदेव महतो सभागार में पहुंचे कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, जहां सचिन पायलट ने कहा है कि महागठबंधन के सभाओं में उत्साह दिख रहा है, जिससे बदलाव निश्चित है और इस 10 नवंबर को NDA की भी विदाई होना तय है। पंजे का निशान है, उस पर बटन दबाएं, 3 तारीख को भारी बहुमत से जिताएं। और याद रखिएगा, जो अपनों के सगे नहीं हो सके वो जनता के सगे नहीं हो सकते। और NDA यहाँ पहले शिवसेना जो सबसे पुराना उनका सहयोगी दल था, उनको छोड़ के चला गया। सबसे पुराना सहयोगी दल था श्रोमणी अकाली दल, और अब तो पटना साहिब में खड़े हैं। ये तो सिख समाज समुदाय की सबसे पवित्र भूमि है। श्रोमणी अकाली दल वैसे ही बादल साहब की पार्टी ने बीजेपी को छोड़ दिया। LJP का मुझे पता नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रख्यात शिक्षाविद आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने बिहार विधानसभा क्षेत्र के चुनावी पर्व में सभी बिहार वासियों को बढ़ चढ़कर भाग लेने और बिहार के भविष्य को देखते हुए सही उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। अपने संदेश में आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि कोरोना से भय मुक्त होकर बिहार के सभी वोटर, खासकर महिलाएं, अपने मत का उपयोग करें और दिखाए कि वे सभी सजग और सतर्क देश के नागरिक है। जनतंत्र का महापर्व, प्रजातंत्र का महापर्व चुनाव 2020 चल रहा है। इस संबंध में अपने मित्रों और शुभचिंतकों को मैं उचित परामर्श दूं, क्योंकि मेरा यह दायित्व है, धर्म है कि अच्छी बात समाज के सभी लोगों तक पहुंचाऊं। इस महापर्व को हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, लेकिन यह तो देश का महापर्व है, प्रजातंत्र का महोत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए हमारा दायित्व है कि इस महापर्व में सब मिलकर हम भाग लें और अपना मतदान करें। हम लोग आज तक क्या करते रहे हैं, कभी ड्राइंग रूम में बैठ के, कभी सड़कों पर, कभी चौराहों पर, कभी खेत खलिहानों में राजनीति की बात करते हैं, किसी सरकार की निंदा करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं। यह उचित मार्ग नहीं है।
उचित मार्ग यह है कि मतदान के अवसर पर हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर वहां भेजें और वे हमारी बात राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर रखेंगे। हम देखें, मूल्यांकन करते रहे समाज को, क्या हम संतुष्ट हैं अपने कार्यों से, तो हम जरूर समर्थन करें। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, हम विरोध करें। या हमारे ऊपर किसी के कहने से नहीं होता है, तो हमारा दायित्व यह बनता है कि हम अपना मतदान निश्चित रूप से करें। मैं शिक्षाविद हूं, मैं अपने तमाम अभिभावकों को, सभी माता पिताओं को यह अनुरोध जरूर करना चाहता हूं कि आप जितने लोग हैं, सबका योगदान इस राष्ट्रीय निर्माण में, राज्य के निर्माण में होना चाहिए। हमारी माताएं अधिक से अधिक, बहनें, परिवार की महिलाएं बूथ तक नहीं जा पाती। क्या उनका यह देश नहीं है? इसीलिए प्रतिशत गिरता जा रहा है। कभी सुनते हैं 50%, 60% लोग गए बूथ पर, बाकी लोग क्यों नहीं गए? क्या उनका देश यह नहीं है? हम तमाम महिलाओं से, घर के सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आपका भी यह देश है, दायित्व है, आपके भी योगदान की गिनती होगी। 50-60% लोग मतदान करने जाए और 50% में 5 दल है, मतलब यह हुआ कि किसी एक दल का बहुमत होता है तो 10% लोग जीत कर जाए, वैसा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सारे के सारे लोग जाएं। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है। किसी भी बूथ पर डरने की जरूरत नहीं है। सारा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था है। इसलिए मैं सभी वर्गों के माताओं बहनों से, विशेषकर महिला वर्ग से अनुरोध करता हूं कि मेरी बात माने और सभी लोग, जितनी भी हमारी बहनें, माताएं, सब लोग हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, सब लोग बूथ तक जाएं और दिखाएं कि मैं भी इस देश का एक सतर्क, सजग नागरिक हूं। मेरा दायित्व है वोट देना, और उस वोट देने का अधिकार का प्रयोग करें और राष्ट्र सेवा में अपना योगदान करें। पटना में एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और उनकी धर्मपत्नी वंदना दुबे की बेटी शालू सुनील दुबे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। 5वें साल में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में डॉक्टर दुबे दंपति ने अपनी बेटी शालू सुनील दुबे के साथ सबसे बड़े पटना के महावीर मंदिर में पूजा कर भगवान से आशीर्वाद ली। इसके उपरांत केक काटकर धूमधाम से जन्मदिन सेलिब्रेट की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए, साथ ही साथ शालू सुनील दुबे को उनके जन्मदिन पर मंगलमय रहने का आशीर्वाद भी दिए। पटना के लंगटोली स्थित दुबे क्लिनिक के निदेशक हैं, समाजसेवी और एशिया के विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य भी डॉक्टर सुनील कुमार दुबे की आज बेटी शालू सुनील दुबे का आज 5वां जन्मदिवस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केक काट करके अपना जन्मदिवस काफ़ी धूमधाम से मना रही है। चलिए अब इनसे भी बात करते हैं, इनके पिता से। आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, क्या कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरी बच्ची का आज 5वां सालगिरह पूरा हुआ है, और इसका भगवान से प्रार्थना करेंगे इसका उम्र लंबा हो, लंबी दीर्घायु हो, आशीर्वाद देंगे। और साथ साथ में एक चीज़ मैं भगवान से दुआ करूंगा, चूँकि मैं एक चिकित्सक हूं और एक चिकित्सा के माध्यम से जनता की सेवा करते आया हूं, तो मेरा एक बेटा जो है कि डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है। उसी तरह से जो है कि मैं अपनी बच्ची को चाहूँगा कि वो एक अच्छे डॉक्टर बने और लोगों को सेवा करें। क्या जो आपने शुरुआत की है वो कैसे की है? जनरली जो अगर बेटा या बेटी का जन्मदिन होता है तो मंदिर में जाते हैं लोग, भगवान से कामना करते हैं, आपने कुछ ऐसा? जी, हम लोग सुबह सुबह महावीर मंदिर गए थे
और बच्ची को लेकर अपने वाइफ के साथ, और वहाँ पर भगवान से आशीर्वाद पहले बच्ची के लिए मांगे हैं, पूजा अर्चना की है, उसके बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। अब हमें इनकी माँ वंदना दुबे जी है, इनसे ही बात करते हैं। आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, क्या लग रहा है, क्या आप भगवान से कहा? हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरी बेटी का जन्मदिन ऐसे ही बार बार आते रहे और इसका उम्र बहुत लंबा हो और मेरी बेटी स्वस्थ रहे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अपने पापा की तरह डॉक्टर बने। चलिए हम कुछ और परिजन से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे, चूँकि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है और परिवार के लोगों की मौजूदगी में जन्मदिन पार्टी मनाई जा रही है और 5 साल पूरा हो चुका है। काफ़ी परिवार के लोग खुश भी दिख रहे हैं। चलिए हम कुछ और परिजन से बात करते हैं। जी, सालू बहुत ही प्यारी बच्ची है घर में और आज उसका 5th जन्मदिन है और हम लोग यहाँ हैं उसको आशीर्वाद देने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छी तरह से इस बर्थडे को मनाया जा रहा है और हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें। नहीं, इस बर्थडे में, इसकी बर्थडे में तो हम लोग पहली बार आए हैं अभी। जी, मैं सालू की बुआ हूँ और इसका आज जन्मदिन है। मैं यही चाहती हूँ कि कुछ भी ये हमेशा हर साल इसी तरह से जन्मदिन मनाते रहे और मैं आती रहूँ और ये कुछ भी बने वो उसमें कामयाबी मिले, मैं यही चाहूँगी और हमेशा खुश रहे। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहूँगा कि सालू हमारी भांजी जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और पढ़ लिख के आगे जाके काफ़ी अच्छा डॉक्टर बने और जो अपने पिता की तरह ही समाज सेवा, जो पेशेंट का जो सेवा होता है वो करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। यही उम्मीद है, यही कामना है। मैं तो पहले शुभकामना देना चाहती हूँ सालू को और जैसे उसके पापा पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रहे वैसे ही सालू अपने पापा से भी आगे जाए इस लाइन में, बस और कुछ नहीं। मैं सालू की मामी हुई। बहुत बहुत खुशी हुई है हमको, उसका बर्थडे है, सब लोग फैमिली यूनाइटेड है तो अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, खूबसूरत लग रही है। कामना करते कि उसकी लंबी आयु हो और हमेशा खुश है। I would just like to wish my sister a very happy birthday and we all have gathered here to celebrate such an auspicious occasion and I would like कि whatsoever field she chooses she must succeed in that and become successful as her father. Thank you. खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।